नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ इस बुलेटिन में साझा करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी जो अपडेट है वो कर्मचारियों से संबंधित एक बिल को लेकर है। एक विधेयक जो हिमाचल सरकार ने धर्मशाला के शीतकालीन सत्र में पारित किया हुआ है और जिसे रिट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट से लागू करने की तैयारी है, यानी कि 12 दिसंबर 2003 से। और इसका मकसद है कि जो सीनियरिटी और जो फाइनेंशियल बेनिफिट है उसको रोकना है, क्योंकि ये जो देनदारी है वो राज्य सरकार के लिए भारी पड़ रही है, अब दी नहीं जा रही है, और उसके लिए एक एडिशनल एफर्ट ये बिल के तौर पर किया गया था। आज आपको बताएंगे कि इस बिल को जब हमने 3 रोज पहले आपको बताया था तो इस बिल पर एक रिपोर्ट लगनी थी सेक्रेटरी पर्सनल की। वो लगने के बाद ये विधेयक अब चला गया है गवर्नर हाउस को, और इससे संबंधित जो पूरी घटनाएं हैं वो एक एक करके आपको बताएंगे। साथ में बात करेंगे एरियर पर आए एक कोर्ट ऑर्डर की, और यह बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि सरकार की ओर से जो बहाना एक वित्तीय संकट का बताया जाता है वो क्यों कोर्ट में नहीं टिक रहा, ये केस उससे रिलेटेड है, और एरियर पर 6% ब्याज देने को भी कहा गया है। साथ में बात करेंगे कैबिनेट की बैठक की। 24 तारीख को धर्मशाला में बुलाई गई है और जीएडी की तरफ से जो नोटिस हुआ है उसके मुताबिक कैबिनेट के एजेंडा बनना तैयार हो गए हैं, और कौन सा एजेंडा उसमें जा सकते हैं उसकी बात करेंगे। बीच रास्ते मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर क्यों उतरना पड़ा हेलीकॉप्टर से, और कहां के लिए निकले थे, ये अपडेट आपको देंगे। वैसे कांगड़ा दौरे पर आजकल चीफ मिनिस्टर हैं। फिर बात करेंगे कि कमीशन भर्ती पर जो एक चिट्ठी गई है सभी विभागों को, उस चिट्ठी के बाद अब क्या आगे होने वाला है, और जो 80 पोस्ट कोड हैं उन पर राज्य चयन आयोग क्या फैसला लेगा, जिनकी भर्ती का इंतजार सब लोग कर रहे हैं। और इन 80 पोस्ट कोड में अगर मैं टोटल बात करूं तो 1423 पद इसमें शामिल हैं, इसीलिए इस भर्ती को लेकर आपको अपडेट देना जरूरी है। नई पंचायतों के गठन का रास्ता कैसे साफ हो गया है, आज चीफ सेक्रेटरी ने एक नोटिफिकेशन की है, और इस नोटिफिकेशन से यह पता लग गया है कि जो डिलिमिटेशन है पंचायतों की अब वो की जा सकेगी, क्योंकि जो डेट है इसकी सेंसस की वजह से जो डेट एक बाउंड्री फ्रीज करने के लिए रखी जाती है उस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है आगे। इसीलिए ये जो पंचायतों के गठन का काम है जो राज्य सरकार ने भी शुरू किया था वो इजीली किया जा सकेगा। इसके बाद जिस चीज का हमें पहले से आभास था, जो राज्य सरकार एक स्टेप लेने जा रही है कि जो अपने यहाँ जो निदेशालय हैं, स्कूल निदेशालय, वो 2 बनाने हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में 3 कहा था, तो 2 बनेंगे या 3 बनेंगे इसको लेकर इंतजार है। लेकिन इससे पहले आज एक शिक्षक संघ ने इसका विरोध किया है, और यह विरोध किस आधार पर किया गया है उसकी भी आपको जानकारी देंगे। फिर बात करेंगे सीपीएस केस में सुनवाई की, जो आज सुप्रीम कोर्ट में था, उसमें क्या हुआ, और साथ में जो आज के लिए लिस्ट हुआ था प्रायोरिटी में वाटर सेस से रिलेटेड केस, उसमें क्यों आज सुनवाई नहीं हुई। बिजली बोर्ड के जेओआईटी कैसे लटक गए हैं बीच रास्ते में, वो भी आपको बताएंगे। और इस मामले में जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है उसको लेकर जो तैयारी चल रही है उसमें एक और फॉल्ट दिख रहा है, लेकिन ऑर्डर किस तरह से होगा वो आगे बात करेंगे। स्कूल लेक्चरर का एक रिजल्ट निकला है, हालांकि सिर्फ रिजल्ट निकला है, और अपॉइंटमेंट में इनसे पहले 2 या 3 पोस्ट कोड अभी अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये रिजल्ट किसका है वो बात करेंगे। सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत हुई है शिमला के सुन्नी के आसपास। ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, एक्सीडेंट है वैसे। और फिर एक मौसम की अपडेट है। मौसम की अपडेट की बात करें तो अभी मौसम विभाग ने 23 जनवरी तक मौसम खराब बताया है। 22 और 23 ये 2 दिन ऐसे हैं जिनमें ज्यादा मौसम खराब रह सकता है, या आप ये कहिए कि बर्फबारी का भी अलर्ट ऊंचाई वाले क्षेत्रों में है, और इसका कितना इंपैक्ट होगा ये उसी दिन पता चलेगा। लेकिन जहां तक 2 भाइयों की मौत का ये एक्सीडेंट हुआ है, तो ये है शिमला जिला की बात,
और शिमला जिला के यहाँ सुन्नी के पास जो ये हादसा हुआ है, बैजू नामक स्थान पर सीमेंट से लदा ट्रक एक सैंड खड्ड में गिर गया था। इसमें ट्रक चालक और उसके बड़े भाई की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा करीब रात 1 बजे हुआ है और सुबह ये सारी चीजों का पता चल पाया था। उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन जो ये ट्रक जो सीमेंट से लदा हुआ था शिमला से रामपुर की ओर जा रहा था और ट्रक का बहुत नुकसान इसमें हुआ है। ट्रक चालक दिनेश कुमार 29 ईयर एज है और जो बड़े भाई हैं विनोद कुमार 37 ईयर एज हैं। इन दोनों की डेड बॉडीज वहां से मिली हैं। ये दोनों दाला घाट के पारनू पंचायत के ठेरा गांव के रहने वाले थे। तो ये एक इंसिडेंट आज का है। इसके बाद अगर बात करें तो स्कूल लेक्चर रिजल्ट की अपडेट आपको दे दें। ये स्कूल लेक्चर न्यू केमिस्ट्री का रिजल्ट निकला है। 66 अभ्यर्थी इसमें शॉर्टलिस्ट किए गए थे 29 पदों को भरने के लिए। 15 अक्टूबर 2023 को ये अधिसूचना जारी की गई थी। इनका अब ये रिजल्ट निकल गया है, आयोग की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। हालांकि वेबसाइट पर रिजल्ट होने के बावजूद अभी अपॉइंटमेंट में इन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इनसे पहले भी जिनके रिजल्ट निकले थे वो भी अभी कुछ जो सब्जेक्ट हैं वो वेट कर रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए, और इन्हें भी अपॉइंटमेंट के लिए अभी थोड़ा और टाइम लगने वाला है। यह भी संभव है क्योंकि कॉलेज में जो सेशन है वो आगे अप्रैल के बाद जब शुरू होगा, उससे पहले या उसके बाद कब इनको अपॉइंटमेंट देनी है उस तरह से सरकार देख रही है। लेकिन जो इस अपॉइंटमेंट में सबसे बड़ी दिक्कत यह है एम्प्लॉय के लिए एटलीस्ट, कि जो सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट के 2 साल का जो रेगुलराइजेशन के लिए 2 के विकल्प के बजाय 1 कर दिया था, उस 1 विकल्प की वजह से अब ये 2 साल की अवधि 3 साल पे चली जाती है अगर हम 31 मार्च की डेडलाइन को क्रॉस कर दें। तो ये अपॉइंटमेंट के मामले में थोड़ी सी दिक्कत इसमें है, लेकिन कब होती है इसके लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अब आपको बात बताते हैं JOIT के एक रिजल्ट की, और ये रिजल्ट है पोस्ट कोड 939 का। इसमें बिजली बोर्ड के भी कुछ पोस्ट थी, और बिजली बोर्ड के लिए इसमें 148 या 158 के आसपास कुछ जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो पास घोषित हुए हैं, लेकिन इनको अपॉइंटमेंट अब तक नहीं दी गई है। जबकि बाकी के लिए जो JOIT इस पोस्ट कोड में थे उनकी अपॉइंटमेंट हो गई है, लेकिन बिजली बोर्ड वालों की नहीं हो रही। इसके बारे में जब पता किया, ऊर्जा विभाग से भी पता किया या बिजली बोर्ड से भी पता किया, तो बिजली बोर्ड का यह कहना है कि राज्य सरकार बिजली बोर्ड को अभी एम्प्लॉय नहीं देना चाहती, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वहां चल रहा है। इसीलिए बाकी निगम और बोर्डों में देखी जा रही है जगह कि उनको कहां अपॉइंट करना है। कुछ इसमें पावर कॉर्पोरेशन में भी दिए जा रहे हैं, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में भी दिए जा सकते हैं, और इसके अलावा बाकी कहां देंगे क्योंकि संख्या ज्यादा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या एक पोस्ट कोड जो एडवर्टाइज हुआ एक सर्टन बोर्ड के लिए, और उसके लिए अप्लाई किया लोगों ने बोर्ड को देखने के बाद, और उसके लिए उसका चयन हो गया, तो क्या उसको किसी और कॉर्पोरेशन में अपॉइंट किया जा सकता है या नहीं? यह पहला लीगल क्वेश्चन है। दूसरी बात यह है कि इससे पहले जो रेरा को लेकर JOIT थे उनकी भी पोस्ट डिफरेंट तरह से बदल के और जगह ट्रांसफर कर दी गई थी, लेकिन इस मामले में तो रिक्विजिशन जिन्होंने दी है या अभी जिनसे लेनी है उनके यहां इनको एडजस्ट करने को बोल रहे हैं। अब अगर ये एडजस्टमेंट होती है और बीच में अगर कोई कोर्ट चला गया कि किसी अभ्यर्थी ने ये कहा कि मुझे बिजली बोर्ड में ही लगना था, या कोई ऐसा व्यक्ति चला गया जिसने ये क्लेम कर दिया कि बिजली बोर्ड के लिए जो पोस्ट थी या जहां उनको लगा दिया गया पावर कॉर्पोरेशन के लिए, वहां उसे अप्लाई करने का मौका नहीं मिला क्योंकि कहीं और के सिलेक्ट किए गए अभ्यर्थी यहां भेज दिए गए, तो उसका राइट मारा गया है। तो ये फिर सारे नियुक्ति का प्रोसेस आपस में मैसअप हो जाएगा। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि इनको अपॉइंट कहां करना है, इसीलिए इसमें देरी भी हो रही है। अब यहां फिर से वही 31 मार्च वाला इशू है, क्योंकि इन अभ्यर्थियों को भी लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है और इसके लिए तीसरी बार जो बीच में एक 6 महीने के बाद ऑप्शन मिल जाता था रेगुलराइजेशन का, वो है नहीं। तो इनको कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर होने में 1 साल का अंतर आ जाएगा, जो इनके साथ न्याय संगत नहीं होगा। तो ये बात कह रहे हैं अपनी, लेकिन होता क्या है आगे, वो आगे पता चलेगा कि किस तरह से इनके बारे में फैसला आगे होगा। वाटर सेस का केस लटा गया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में आज वाटर सेस को लेकर जो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें यह केस
लगा हुआ था लेकिन सुनवाई के लिए नहीं लगा। अब जल शक्ति विभाग के जो लोग इसको देख रहे हैं उनका यह कहना है कि जो बिजली कंपनियां इस केस को लगने नहीं दे रही है सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरी तरफ राज्य सरकार अब वाटर सेस को रिप्लेस करने के लिए एक नए कानून की तरफ को विचार कर रही है, जिसके लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी वो वर्कआउट कर रही है और उसके बाद जब ड्राफ्ट बनेगा तो अगले बजट सत्र में इस बारे में एक बिल आएगा और वो फिर नया कानून उस तरह से लागू हो जाएगा। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि वाटर सेस पर कोई दिल्ली में फैसला होना है। हालांकि हिमाचल हाई कोर्ट में राज्य सरकार वाटर सेस का केस हार गई है। अगली बात जो है इसके बाद है सीपीएस के मामले में सुनवाई की। देखिए, सीपीएस हिमाचल सरकार में लगाए गए थे और इन सीपीएस में 6 विधायकों को सीपीएस बनाया गया था। रोडू से मोहनलाल ब्राक्टा, अर्की से संजय अवस्थी, दून से रामकुमार चौधरी, कुल्लू से सुंदर ठाकुर, पालमपुर से आशीष बुटेल, बैजनाथ से किशोरी लाल। फिर इनको हिमाचल हाई कोर्ट ने हटा दिया और हटाने के बाद जो इन्होंने चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि इमीडिएट स्टे नहीं मांगा था। सुप्रीम कोर्ट में आज इसमें सुनवाई होनी थी लेकिन वो सुनवाई हो नहीं पाई, कल के लिए टल गई है। अब 21 जनवरी को इस मामले को पुनर्निर्धारित किया गया है और उसके बाद पता लगेगा कि इस मामले में सुनवाई बुधवार को होती है या उसके बाद फिर गुरुवार को होती है, जब इस तरह के केस जो है वो एनलिस्ट किए जाते हैं। हालांकि जो यहां से होने के बाद जब इनको हटा दिया गया था तो इनकी विधायकी यानी कि इनकी सदस्यता पर सवाल भाजपा की तरफ से उठाए गए थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं उन्होंने, संजीव खन्ना ने इनकार कर दिया था कि वो नहीं चाहते कि इस केस की वजह से सरकार खतरे में आए और इसीलिए जहां तक मेरिट है केस की उस पर अलग से सुनवाई होगी। तो कल भी हो सकती है या फिर गुरुवार को हो सकती है, पता कल चलेगा। अब बात करते हैं 2 शिक्षा निदेशालय बनाने के विरोध की, और यह विरोध आया है प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से, जिनकी रेजिस्टेंस के कारण राज्य सरकार इस प्रपोजल पर विचार करने की तरफ को बढ़ रही है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, मुख्यमंत्री ने नदौन में जो कहा था अपने दौरे के दौरान, वो एनईपी का एक स्ट्रक्चर है, लेकिन हिमाचल सरकार उस स्ट्रक्चर के बजाय सिर्फ 2 ही चाहती है, 2 ही डायरेक्टरेट चाहती है, एक डायरेक्टर ऑफ स्कूल, एक डायरेक्टर ऑफ कॉलेज। और यही प्रपोजल गया है दोनों विभागों में, कार्मिक विभाग में भी, फाइनेंस विभाग में भी कैबिनेट नोट तैयार होके गया है और इन दोनों कंसल्टेटिव विभागों से कंसल्टेशन की जा रही है ताकि अगर इस तरह के प्रपोजल पर सरकार काम करे तो उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो लेकिन जो विरोध है वो आया है प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से। इनकी एक वर्चुअल बैठक हुई, इन्होंने कहा संयुक्त बैठक हुई है और इसमें यह कहा गया कि नदौन में जो मुख्यमंत्री ने 3 निदेशालय गठित करने का प्रस्ताव दिया था वो प्रस्ताव इनको उचित लग रहा है। 1ली से लेकर 12वीं कक्षा तक एक निदेशालय बनाने के प्रस्ताव के ये विरोध में है, क्योंकि इन्होंने कहा कि इससे धरातल पर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति भी प्रभावित होगी और भी दिक्कतें आएंगी। इसलिए पूर्व प्राथमिक यानी कि प्री नर्सरी से 5वीं तक अलग निदेशालय हिमाचल में होना चाहिए ताकि बुनियादी शिक्षा के ढांचे को और मजबूत किया जा सके, ऐसी बात इन्होंने कही है। और बाकी जो 2 निदेशालय वाला है वो इनको स्वीकार नहीं है, ये बात इन्होंने कही। हालांकि इसमें कुछ नया नहीं है, ये बात सेक्रेटरी एजुकेशन को भी पता है, ये शिक्षा मंत्री को भी पता है और इसी तरह का विरोध इनका पहले भी था और अब भी है। लेकिन जो प्रपोजल गया है वो मैंने आपको बता दिया कौन सा गया। जब डिसीजन होगा, कैबिनेट के सामने आएगा, तो फिर पता चलेगा कि वहां क्या डिसीजन होता है या कौन सा प्रपोजल कैबिनेट के सामने आता है। फिलहाल ये प्रपोजल धर्मशाला में होने वाली कैबिनेट की बैठक में नहीं जा रहा है, तो अभी इस पे ज्यादा कुछ कहना संभव भी नहीं है। अगली बात कर दें, नए पंचायतों के गठन का रास्ता साफ हो गया है और ये ब्रेकिंग न्यूज हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी जो राज्य सरकार ने शहरी निकाय कुछ बनाए थे, उन शहरी निकायों में जल्दी जल्दी फैसला इसलिए लेना पड़ा था क्योंकि 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी 2025 से हिमाचल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज थी उनको फ्रीज कर दिया गया था सेंसस की तरफ से। भारत सरकार का जो सेंसस के लिए जो प्रक्रिया रहती है उसके कारण, इसीलिए राज्य सरकार 1 जनवरी 2025 से पहले
ही सब कुछ करना चाह रही थी अर्बन लोकल बॉडीज में, और उसके बाद डिसीजन मुश्किल था क्योंकि बाउंड्रीज चेंज नहीं हो सकती थी। लेकिन आज भारत सरकार से सूचना मिलने के बाद मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने एक नोटिफिकेशन की है। इसमें यह कहा है कि द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज प्लीज टू नोटिफाई दैट एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, तहसील, सब तहसील, विलेजेस, टाउन, वार्ड्स shall now stand frozen with effect from 1st जुलाई 2025 इंस्टेड ऑफ 1st जनवरी 2025। अब 1 जुलाई 2025 से बाउंड्रीज फ्रीज होंगी, ना कि 1 जनवरी 2025 से। इसीलिए अब पंचायतों की गठन का रास्ता साफ हो गया है। 2020 में आपको याद होगा 2020 में 412 पंचायतें नई बनाई गई थी। हालांकि बाद में इनमें से भी बहुत सारी अर्बन लोकल बॉडीज में मर्ज हो गई, तो 397 पंचायतें ही नई बनी थी, 397। तो टोटल अब जो पंचायतों की संख्या है वो 3615 है। और अभी जो नए पंचायतों के गठन के आवेदन आए हैं वो 650 के आसपास है। वर्तमान में अभी तक जो शहरी निकाय बनाए गए हैं उनमें 43 ग्राम सभाएं खत्म की गई हैं, खत्म हो गई हैं, और आने वाले दिनों में इनको लेकर अलग से फैसला होगा कि इनके यहां चुनाव कब होंगे, और वो अर्बन लोकल बॉडीज की तरफ से प्रस्ताव मूव होगा। और जो पंचायती राज के प्रतिनिधि इन 43 पंचायतों में चुने गए हैं उनके कार्यकाल को कब तक एक्सटेंड किया जाएगा यह भी उसके साथ पता चलेगा। लेकिन एक बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट यह है कि 650 आवेदन आए हैं नई पंचायतों के गठन के। हालांकि अभी जो 3615 पंचायतें हैं उनमें एवरेज जो आबादी है वो 1673 है। एक पंचायत में 1673 की आबादी है, यानी 400 के आसपास के परिवार इसमें हैं। इसीलिए राज्य सरकार नई पंचायतों का ज्यादा लिबरल तरीके से गठन के पक्ष में नहीं है। इसमें एक शर्त भी लगाई जा सकती है कि 1000 की आबादी तक ही पंचायत का गठन किया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। और इसीलिए आगे डिसीजन ये होगा कि किस तरह से आगे इसमें बढ़ना है। लेकिन अब क्योंकि जो बाउंड्रीज फ्रीज करने की डेट है वो एक्सटेंड हो गई है जुलाई तक, इसीलिए अब पंचायतों पर भी शहरी निकायों की तरह राज्य सरकार फैसला ले सकती है। क्योंकि दिसंबर में इस साल चुनाव होने हैं, इसीलिए इसमें फैसला जल्दी हो भी जाएगा। अगली बात करें अगर, तो वो है 80 पोस्ट कोड पर फैसले की, जो कमीशन भर्ती को लेकर चिट्ठी गई है उसको लेकर भी। देखिए, दो तरह की चीजें अभी हमारे सामने हैं। पहली बात तो यह कि बड़े सारे जो पोर्टल हैं कर्मचारियों या रोजगार से संबंधित फेसबुक पे बने हुए, वो पिछले 2-3 दिन से पोस्टर डाल रहे हैं कि जल्दी जल्दी तैयारी करिए, 80 पोस्ट कोड पे भर्तियां आने वाली हैं, टीजीटी जेबीटी का कमीशन आने वाला है। लेकिन असली बात यह है कि अभी कोई कमीशन नहीं आ रहा इमीडिएटली। और दूसरी बात यह कि 80 पोस्ट कोड को लेकर भी जो अपडेट है वो ये है कि ये विज्ञापन पहले से मांग रखे थे। पूर्व जो अधीनस्थ जो हमीरपुर में कर्मचारी चयन आयोग था उसने 80 पोस्ट कोड में आवेदन मांगे थे। 1423 पोस्टें टोटल थी। इसके लिए 3.5 लाख के आसपास आवेदन आए थे। लेकिन इन आवेदनों पर या इन पोस्ट कोड पर राज्य चयन आयोग ने सभी विभागों को, जिनका रिक्वेजिशन उनको आया था, वापस चिट्ठी लिखी है और कहा है कि 31 जनवरी तक यदि आप इसमें एडिशन डिलीशन करना चाहते हैं, इन पोस्ट में या पोस्ट कोड में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आप कर लें। फिर उसके बाद हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे जैसी हमारी स्थिति होगी उसके अनुसार। तो अभी सिर्फ 31 जनवरी तक विभागों को टाइम दिया गया है इन पोस्ट कोड में आगे पीछे करने के लिए। और दूसरी बात इसमें यह है कि जो कमीशन क्यों नहीं अभी जल्दी आएगा, क्योंकि जेबीटी के कमीशन का जो पोस्ट है वो तो इन 80 पोस्ट कोड में है, लेकिन टीजीटी की अभी भी राज्य चयन आयोग को कोई चिट्ठी नहीं गई है रिक्वेजिशन की, और वो मैटर अभी भी एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टरेट के पास है। अब देखिए, आप टीजीटी, जेबीटी, पीजीटी और सीएंडवी इन चारों में आरएनपी रूल बदले जा रहे हैं एसएमसी के एलडीआर कोटा के कारण, और जब तक वो प्रोसेस शुरू नहीं होता एलिमेंट्री डायरेक्टरेट कमीशन देगा ही नहीं टीजीटी का आरसीए को, तो फिर भर्ती कब से कहां शुरू होगी, ये दूसरी बात है। इसी के साथ एक और बात यह है कि राज्य सरकार ने सीडेक को एजेंसी बेशक घोषित कर दिया है, लेकिन सीडेक के साथ अभी आज चिट्ठी लिखी है सीडेक को आरसीए ने कि आपको राज्य सरकार से अप्रूवल मिल गई है। अब आप बताएं कि आपका जो एमओयू साइन हमने करना है उसके लिए आपकी प्रक्रिया क्या है और इसमें आरसीए ने क्या क्या करना है।
तो क्योंकि सीडैक भी भारत सरकार की एजेंसी है, उनको भी अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से चलना पड़ता है, तो ये भी अभी प्रोसेस टाइम लेगा। दूसरी बात यह है कि राज्य चयन आयोग नई भर्तियां तब तक शुरू नहीं करेगा जब तक इनका डिजिटल सॉफ्टवेयर तैयार नहीं हो जाता जिसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। इस सिस्टम के लिए इन्होंने राज्य सरकार से 13 लाख रुपए मांगे हैं और वो आज फाइल पहुंची है 13 लाख की, जो इनका जो ओटीआर से संबंधित जो एक सॉफ्टवेयर है, डिजिटल सॉफ्टवेयर, वो इससे रेडी होगा। तो इस प्रोसेस में भी टाइम लगेगा और ये सॉफ्टवेयर इसलिए बनाया जा रहा है ताकि सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट ही पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सके। और इस ओटीआर के बनने के बाद जब एक बार कैंडिडेट वहां रजिस्ट्रेशन कर लेगा तो उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बन जाएगा और वो जैसे ही नए पोस्ट कोड में अप्लाई करेगा, पोस्ट कोड भरेगा, उसकी सारी डिटेल उसमें ऑटोमेटिक चढ़ जाएगी और अगर वो उस पोस्ट कोड के लिए एलिजिबल नहीं होगा तो वो सबमिट ही नहीं कर पाएगा अपना फॉर्म। जैसे कि पिछला पोस्ट कोड एक राज्य चयन आयोग ने एडवर्टाइज किया, उसमें जो एप्लीकेशंस थी वो 17,000 के आसपास आई, जबकि एलिजिबल कैंडिडेट उसमें सिर्फ 3500 निकले। तो ये प्रोसेस नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि फीस के स्ट्रक्चर में भी आरसीए चेंज करना चाह रहा है और लड़कियों के लिए पहले फीस माफ थी, अब लड़कियों को भी फीस लगेगी। हालांकि अगर आवेदक लड़की अगर एग्जाम देने आ गई तो उसके बाद उसको फीस रिम्बर्स कर दी जाएगी। और मैंने पहले भी आपको बताया था ये इसलिए किया जा रहा है कि बहुत सी युवतियां सिर्फ फ्री होने के कारण हर तरह के पोस्ट कोड में अप्लाई कर देती हैं और बाद में एग्जाम देने नहीं आती। इसके कारण जो आरसीए को पूरी तरह से एग्जाम के लिए सब कैंडिडेट के हिसाब से इंतजाम करने पड़ते हैं, स्टाफ से लेकर बाकी संसाधनों के, और बाद में 40% या 50% के आसपास अटेंडेंस रहती है तो फिर उसमें खर्चा वेस्ट होता है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए आप समझ गए होंगे कि अभी इमीडिएटली कोई कमीशन की भर्ती नहीं है। ये पहली बात है। अगली अगर इसके बाद अपडेट है तो वो है मुख्यमंत्री को बीच रास्ते क्यों उतरना पड़ा। देखिए पिछले 2 दिन से मुख्यमंत्री अटेम्प्ट कर रहे हैं कांगड़ा से मनाली जाने के लिए क्योंकि वहां विंटर कार्निवल है, लेकिन आज हेलीकॉप्टर के माध्यम से अटेम्प्ट हुआ। कल वैसे मौसम पहले ही खराब था, तो आज जब कांगड़ा से सीएम का हेलीकॉप्टर उड़ा तो उसके बाद उनको आगे तो फिर व्यू क्लियर नहीं था और इनको जोगिंदरनगर के डोहग मैदान में हेलीकॉप्टर लैंड करना पड़ा, वहां इनको उतरना पड़ा। उतरने के बाद थोड़ी देर इन्होंने इंतजार किया, फिर मैदान के दूसरे हिस्से में क्रिकेट का मैच चल रहा था, वहां जाकर बच्चों के साथ क्रिकेट खेली और उसके बाद फिर आगे सड़क मार्ग से मनाली तक, उसके बाद बाई रोड गए क्योंकि गाड़ियों का इंतजाम फिर अचानक करना पड़ा और इसके बाद शाम को फिर मनाली और कल वहां आज शाम को ही जो मनाली में अनाउंसमेंट करेंगे वो हम आपको उसके बाद आगे बताएंगे। अगली बात इसके बाद है कैबिनेट की बैठक की। देखिए कैबिनेट की बैठक 24 तारीख को धर्मशाला में रखी गई है, ये जो धर्मशाला सेक्रेटेरिएट है उसमें होगी और इस बैठक के लिए जो एजेंडा बनाने का काम शुरू हो गया है। आज चीफ सेक्रेटरी ने सभी प्रशासनिक सचिवों को अपना एजेंडा है वो जल्दी जल्दी जीएडी को भेजने के लिए कहा। हालांकि जो कोर्ट केसेस के कारण देनदारियां बन रही हैं उनके कारण जो बैठकें हैं वो चीफ सेक्रेटरी को आजकल ज्यादा वो करनी पड़ रही हैं, लेकिन कैबिनेट के एजेंडा को लेकर भी बात चली रही है। टांडा और चमियाना में, शिमला के चमियाना में और कांगड़ा के टांडा में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने को लेकर इस बार कैबिनेट में एजेंडा जा रहा है। एजुकेशन से भी 2 या 3 एजेंडे जा सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंस से भी 2 एजेंडे कैबिनेट में जा रहे हैं और जो बाकी विभागों से अभी आने हैं तो उसके बाद उस तरह से देखेंगे कि किसका कौन सा एजेंडा आगे होता है। लेकिन एटलीस्ट जिनका इंतजार सबको है, फॉर एग्जांपल 2 डायरेक्टरेट बनाने या 3 डायरेक्टरेट बनाने एजुकेशन में, वो भी अभी नहीं बन रहा है। जो भर्तियां हैं फंसी हुई जो एफआईआर में, वो भी अभी नहीं बनता हुआ दिख रहा है और बाकी जिसमें इंतजार उस तरह का है, ऐसा कोई अभी तक एजेंडा हमारे सामने नहीं आया है। जैसे आएगा उसकी जानकारी हम आपको उस तरह से देंगे। एरियर पर कोर्ट ऑर्डर एक आया है, एचआरटीसी का मामला है और फिर से कोर्ट ने यह कहा है कि राज्य सरकार आर्थिक संकट का बहाना कोर्ट में नहीं लगा सकती कर्मचारियों को उनकी देनदारियां देने को लेकर। और ये एचआरटीसी का मामला है। एचआरटीसी के मामले में कंडक्टर के बकाया वित्तीय लाभ का मामला यह है।
कोर्ट ने यह कहा कि कोर्ट का निर्णय अक्षरशः अनुपालन किया जाना जरूरी है, खासकर तब जब निर्णय अंतिम हो गया हो। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और राकेश कैंथला की खंडपीठ ने कहा कि सैकड़ों कंडक्टरों द्वारा दायर अनुपालना याचिका का निपटारा करते हुए स्टेटस रिपोर्ट हेतु सुनवाई 27 मार्च को निर्धारित की गई है आगे। और यह भी कहा है कि जो 30 अप्रैल 2024 तक यह लाभ दिए जाएं, नहीं तो देय राशि पर 6% ब्याज भी देना होगा। और अदालती आदेशों की अनुपालना न होने पर प्रार्थियों को हाई कोर्ट के समक्ष अनुपालना याचिकाएं दायर करनी पड़ेंगी, इनको दोबारा ना आना पड़े। इसके लिए सरकार यह बहाना नहीं ले सकती कि वित्तीय संकट है, ना ही इसकी इजाजत कोर्ट दे सकता है। तो ये जब आ गया है तो आप देखिए कि आने वाले दिनों में कुछ और मामलों में भी इस तरह की बात होगी। और इसीलिए सबसे बड़ी अपडेट आज जो कर्मचारी बिल कोर्ट जो गवर्नर को गया है उसकी 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में जो एक नोट लगना है वो सेक्रेटरी पर्सनल का नोट लग गया था। उसके बाद इसको अब गवर्नर हाउस भेज दिया गया है। धर्मशाला के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पारित किया गया था और यह है हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तें एवं संशोधन विधेयक, कुछ इस तरह का नाम है इसका, 2024 नाम से। और इसमें 12 दिसंबर 2003 से इसको लागू किया जा रहा है। तब से लेकर अब तक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को ना तो सीनियरिटी देनी है इसके मुताबिक, ना ही कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट देने हैं, ना कोई वित्तीय लाभ देना है। और इसका डिफेंस तब तक सरकार कोर्ट में नहीं ले सकती जब तक ये एक्ट नहीं बन जाए। हालांकि इससे पहले 1-2 ऑर्डर ऐसे निकले हैं जिसमें बिल को भी सेक्रेटरी ने अपने डिपार्टमेंट को रेफर किया है कि सब्जेक्ट टू द फाइनल कंडीशन, जब ये बिल एक्ट बन जाएगा, ऐसा उसमें लिखा गया है। अब गवर्नर हाउस इसको अप्रूवल असेंट अपनी देता है या सरकार से कुछ पहले सवाल पूछता है, उसको देखना होगा। क्योंकि 1-2 कर्मचारी संगठन जिसमें यूनिवर्सिटी का हपटुआ संघ जो है वो भी था, वो गवर्नर हाउस गए थे। इन्होंने गवर्नर हाउस को कहा था कि सरकार क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक केस हार चुकी है, उसके बाद यह रास्ता सरकार ने अपनाया है अपनी देनदारी से बचने का। तो इसमें गवर्नर हाउस पहले क्लियरली कर ले कि लीगल पोजीशन क्या है और उसके बाद आगे फैसला ले। अब आगे क्या होता है वो देखना है, लेकिन इस बिल का इंतजार सभी को है, कर्मचारियों को तो है ही, क्योंकि जो ओल्ड पेंशन को लेकर दावे कर रहे थे कि सबको ओल्ड पेंशन मिल जाएगी, इस बिल के बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस बीच में से माइनस हुई तो फिर कितनों को मिलेगी कितनों को नहीं, एक ये सवाल भी है। और दूसरा जो बाकी मामलों में ताज मोहम्मद और लेखराम के केस में जीत के आए हैं उनका क्या होगा। कॉलेज कैडर में डॉक्टर रंजीत ठाकुर वाला जो केस है जिसमें पैसा भी मिल गया है, क्या वो रिकवरी होगी, बड़े सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन पहले कानून बनने देते हैं, कानून बनने के बाद ये पता चलेगा कि इसके एग्जैक्टली इफेक्ट क्या क्या आएगा। क्योंकि जिनको पैसा मिल गया है उनसे रिकवरी करनी पड़ेगी, अदरवाइज इसको आप रिट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट से लागू नहीं कर सकते। अगर कर दिया तो फिर अगर करना है तो फिर रिकवरी भी मैंडेटरी हो जाएगी। तो आने वाले दिनों में जो भी इसमें अपडेट होगी हम आपको देंगे। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो इसी कमेंट बॉक्स में करें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।